गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं भावना शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ यादविंद स्मार्ट क्लासेस पर। और आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, लर्निंग यानी कि अधिगम। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग। तो फर्स्ट है हमारा कि अधिगम होता क्या है, ठीक है। लर्निंग क्या है, तो इसमें है हमारा कि सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना, जो भी हम सीख रहे हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अधिगम। तो सीखना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी कि मैच्योरिटी। क्या होता है कि बच्चा, आपने देखा होगा घर में बच्चा स्कूल जाने से पहले क्या करता है कि बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने परिवार में सीख रहा होता है, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से। तो यानी कि क्या हो रहा है, उसका सीखना प्रारंभ हो चुका है। तो यानी कि सीखना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। अब हम कहाँ से सीख रहे हैं, अपने दिमाग से सीख रहे हैं ना। कभी कभार हमने देखा आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है, बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं, किसी का बहुत कम होता है तो वो उतने स्लो लर्नर होते हैं। तो यानी कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक क्या करता है, अपने मैच्योरिटी लेवल को उसकी ओर बढ़ता है, ठीक है, धीरे धीरे, और अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। अब स्वाभाविक व्यवहार यहाँ पर क्यों बोल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ उसकी नेचुरल कुछ व्यवहार होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि रोना है, हंसना है, तो बच्चा को जब परिवार में रह रहा है तो उसे बताया जा रहा है, उसे सिखाया जा रहा है कि आपको कौन से समय पर कौन सा व्यवहार करना है। यानी कि अभी मान लीजिए कि बहुत खुशी का माहौल है और बच्चा एकदम रोने लगे, या फिर हम कुछ ऐसी बात करते हैं जो हमें वहाँ पर नहीं करनी है, तो यानी कि ये वही बता रहा है कि क्या होता है कि स्वभाव यानी व्यवहार में परिवर्तन है, परिवर्तन करता है, कि यानी कि सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है कि हमें किस समय पे कौन सी बात करनी है, ठीक है ना। तो वही है कि अनुभवों से लाभ, तो यानी कि धीरे धीरे वो अनुभव कर रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा है, उसको परिवार वाले या फैमिली वाले बता रहे हैं कि आपको किस टाइम पे कैसे बिहेव करना है। तो यानी वही यहाँ पे बता रहा है कि अनुभवों से लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। यानी कि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे जो हमारा बिहेव है वो ऑलरेडी चेंज हो जाता है। मान लीजिए पहले मुझे कुछ नहीं आता था और अब मैंने उसको सीख लिया है, तो क्या हो रहा है, मेरा बिहेव चेंज हो रहा है। क्योंकि अब मान लीजिए हमें इंग्लिश की एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती है और धीरे धीरे क्या होता है कि हम उसे सीख रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं उसको सीखने की। फिर जब हमें आ जाती है तो थोड़ा सा हमारे अंदर वो हो जाता है कि हाँ अब तो हमने सीख ली है ना। तो ये वही है कि हमारे अंदर क्या आता है कि हम अनुभवों से सीखते हैं, कुछ गलतियां भी करते हैं, कुछ अच्छा भी करते हैं, तो उससे जो हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं, यानी कि लर्निंग बोलते हैं, कि ऑल टाइम क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है, ठीक है। तो वही आपका होता है सीखना या फिर अधिगम। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके द्वारा और ज़्यादा हम क्लियर करते हैं इसको। तो फर्स्ट है हमारी वुडवर्थ के शब्दों में, इन्होंने कहा था कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये आपका वुडवर्थ ने बोला था। ऑब्वियसली सीखना, लर्निंग क्या है, हम लर्निंग कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, सीख रहे हैं तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं। मान लीजिए मैंने कोई कोर्स कर रही हूँ, या फिर मैं कोई दूसरी चीज़ सीख रही हूँ, यानी मैंने कंप्यूटर सीख लिया या कुछ अलग सीख लिया, तो उससे क्या होगा, मेरा डेवलपमेंट होगा, यानी कि मेरा आगे विकास होगा, मैं उस चीज़ को सीख पाऊँगी, आगे उसको अप्लाई कर पाऊँगी। तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी स्किनर के शब्दों में, ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो हमारी लर्निंग है, सीखना है, वह व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्शन, ठीक है। यानी कि लर्निंग क्या है, आपके व्यवहार में उत्तरोत्तर, यानी कि कभी ज़्यादा कभी कम, ये क्या हो रहा है आपके व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, कभी हम ज़्यादा सीख रहे हैं, कभी हम कम सीख रहे हैं, लेकिन सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा सीखना बंद हो गया है, ऐसा नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे स्किनर बोल रहे हैं कि जो हमारी लर्निंग हो रही है वो कभी तो तेज़ हो रही है, कभी धीमी हो रही है, लेकिन वो हो रही है। तो यानी कि व्यवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उत्तरोत्तर सामंजस्य हो रहा है ना। हम अपने व्यवहार को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसको सामंजस्य बिठा रहे हैं कि कैसे हमें अपना व्यवहार परिवर्तन करना है, या फिर हमें कैसे उस चीज़ को एडजस्ट करना है। तो यानी कि स्किनर ने कहा था कि सीखना क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो दी थी वो हमारे गेट्स व अन्य के शब्दों में, इन्होंने कहा था कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। वही देखिए बार बार आ रहा है कि अनुभव, जब हम सीख रहे हैं तो हमें कुछ अनुभव मिलेंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, ठीक है। और प्रशिक्षण, और जब हम प्रशिक्षण ले रहे हैं किसी चीज़ का, हम उस चीज़ को सीख रहे हैं, तो उसके द्वारा जब हमारे अंदर अनुभव आ गया,
ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन हमारे अंदर अनुभव आया और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में फिर हमारा क्या होगा कि जब हम कोई चीज़ सीख जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो व्यवहार होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वही गेट्स ने बोला है कि सीखना यानी कि लर्निंग क्या है, अनुभव और व्यवहार के द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा आपके क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस दी गई थी। आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है सीखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे आ जाते हैं, हमने देख लिया कि अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है। ठीक है, इसके बाद थांडाइक जो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे, ईएल थांडाइक जिनका पूरा नाम है, उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गॉड नियम बताए थे। और यकीन मानिएगा, कोई भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम आप देख लीजिए, उसमें हमेशा इसमें से, इस टॉपिक में से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। तो चलिएगा, इन्होंने पहले कुछ नियम दिए थे। तो प्राइमरी जो इनके लॉज थे वो था मुख्य नियम। ठीक है, कुछ इन्होंने मुख्य नियम दिए थे और 5 इन्होंने गॉड नियम दिए थे। तो उसी को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट था इनका तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। अब तत्परता का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है कि मान लीजिए हम किसी चीज़ को सीखने के लिए कितने तैयार हैं, कितने रेडी हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए हम बच्चे से बोलते हैं कि तुम ये पढ़ो, तुम वो पढ़ो, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है, लेकिन बच्चे का तो मन ही नहीं है पढ़ने के लिए, है ना। तो यानी कि वो तत्पर ही नहीं है, तो वो कैसे सीखेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। आपने देखा, कई बार बच्चे होते हैं कि उन्हें बिना, उनका मन नहीं है और आप उन्हें पढ़ाने के लिए बिठा दीजिए, वो नहीं पढ़ेंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो तत्पर नहीं है उस चीज़ को सीखने के लिए। तो यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, आप जितना रेडी होंगे ना किसी चीज़ को सीखने के लिए, आप उतना ही जल्दी उस चीज़ को सीखोगे। तो यानी कि थांडाइक का ये नियम हमें बताता है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, हमें रेडी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बिल्कुल फैक्ट है कि आपने देखा होगा कि हम किसी, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो यानी कि हम किसी चीज़ का जितना भी अभ्यास करते हैं ना, हम उसमें उतना ही परफेक्शन हमारे अंदर आता है। ठीक है ना, तो ये वही बता रहा है कि अभ्यास का नियम क्या है कि हम कोई भी चीज़ हमें सीखने जा रहे हैं, हम जितनी बार उसको अभ्यास करेंगे, जितनी बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम उस चीज़ में उतने ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें उस चीज़ में कुशलता मिलेगी। ठीक है, तो यही वही बताता है अभ्यास का नियम। अब अभ्यास के नियम में भी 2 प्रकार के नियम होते हैं। फर्स्ट है हमारा उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। तो उपयोग का नियम जो लॉ ऑफ यूज़ है वो बताता है कि मान लीजिए मैंने कंप्यूटर सीखा, ठीक है, और मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं उसको अपनी मतलब डेली लाइफ में अप्लाई नहीं कर रही हूँ, या फिर मैंने उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया। ठीक है, मैंने उसे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी, तो वो क्या होगा, क्योंकि उपयोग नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे समय आने के बाद आप सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है ना, तो यानी कि उपयोग का नियम हमें बताता है कि जो भी हमने सीखा है हमें उसे क्या करना चाहिए, उसको उपयोग करना चाहिए। दूसरा होता है अनुपयोग का नियम। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, जितना उपयोग करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। और अगर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो एक सीमा पर आकर क्या हो जाएगा, हमारे दिमाग से बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, तो वही बताता है लॉ ऑफ डिस्कस, यानी कि अनुपयोग का नियम हमें बताता है कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें उसे कीप इन टच, हमें उसके टच में रहना होता है। ठीक है, तीसरा आपका नियम जो उन्होंने बताया था वो था प्रभाव या परिणाम का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड सेटिस्फैक्शन। ये रूल हमें बताता है कि मान लीजिए मैं कुछ करने जा रही हूँ, तो मुझे उसका, मान लिया हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हमें पता है उसका रिजल्ट, हमें सकारात्मक हम सोच के चल रहे हैं कि हमें इसमें सफलता पानी ही पानी है, चाहे हमें यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, उसके लिए हमें पता है कि हमें उसमें पास होना ही होना है। तो क्या होगा कि उसका भी आपके सीखने पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप उसे 100% क्वालिफाइड कर पाते हो। और वहीं आपको लगता है कि प्रभाव या परिणाम की, अरे चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे हम फेल हो जाएं, चाहे पास हो जाए, हम तो ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है और आप उसको इतना जल्दी उसे गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो यानी कि ये रूल ये नियम हमें बताता है कि जितना हम परिणाम के प्रति जागरूक होंगे ना, जितना हमारे पास उसका प्रभाव पड़ेगा, उतनी जल्दी हम उसको अचीव कर पाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये 3 नियम थे जो थांडाइक ने बताए थे सीखने के मुख्य नियम। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, नेक्स्ट है इसके गौड़ नियम, यानी कि सेकेंडरी लॉज। हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, फर्स्ट है इसमें बहुप्रतिक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। मान लीजिए हमें कुछ सीखना है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं।
मान लीजिए हम कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पे, तो यानी कि हम एक से ज़्यादा प्रक्रियाएं उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस हम चाहते हैं उसके, जो भी हम सीख रहे हैं उसके लिए हम बहुत सारा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, है ना। तो कैसे भी करके ये चीज़ मुझे आ जाए, तो यानी कि हम बहुत ज़्यादा जो चीज़ हमें पसंद होती है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो वही होता है बहुप्रतिक्रिया का नियम, यानी कि हम एक से ज़्यादा क्रियाएँ कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है आपका अविवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। ये क्या होता है? अविवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम बताता है कि यदि हमारी जो अविवृत्ति है, हमारा जो एटीट्यूड है किसी चीज़ को लेके नेगेटिव है, तो हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं, और हमने पॉजिटिविटी के साथ उसको पकड़ा हुआ है तो हमारी सफलता निश्चित है। यानी कि आपकी अविवृत्ति और मनोवृत्ति जैसी होगी, अगर नेगेटिव है तो आप उसको इतनी जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे, और अगर पॉजिटिव है तो आप उतनी जल्दी उस चीज़ को ले पाएंगे, ठीक है ना। तो ये वही बताता है जो हमारे गॉड नियम है कि जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी आपका वैसे ही आपका रिजल्ट भी होगा, ठीक है। थर्ड है आपका आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। आत्मीकरण का नियम हमें बताता है कि जो भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं ना, ये जो भी हम सीख रहे हैं उसको क्या करेंगे, हमारा जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान से अगर हम रिलेट करके पढ़ते हैं, तो यानी कि मान लीजिए कि मुझे थोड़ा सा पहले से कुछ व्हीकल चलाना आता है और आज मैं फिर कार ड्राइव करना सीख रही हूँ, तो वो जो मेरा पूर्व ज्ञान है वो मेरे इस वाले ज्ञान में वो मेरे लिए थोड़ी हेल्प करेगा कि मैंने पहले कोई व्हीकल चलाया हुआ है तो मुझे इस चीज़ को आ जाएगा। यानी कि पूर्व ज्ञान से अपने नए ज्ञान को रिलेट करना, उसी को हम बोलते हैं आत्मीकरण का नियम, ठीक है। फिर है आपका फोर्थ है आपका आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है कि मान लीजिए कोई विषय वस्तु है, कोई कंटेंट है हमारे सामने, वो बहुत ही टिपिकल है, तो हम क्या करते हैं उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि वो हमारे लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए और हम उसे ईजीली सीख पाए, ठीक है। तो ये वही हमें बता रहा है, आंशिक क्रिया का नियम हमें बताता है कि जब भी कठिन विषय वस्तु को हम क्या करते हैं छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिससे कि हम उसे आसानी से सीख सकें। नेक्स्ट है आपका संबंधित परिवर्तन का नियम। वही जैसे कि हमने आत्मीकरण का नियम बताया था कि किसी चीज़ का, मान लीजिए हम कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो उसका हम संबंध किसी से जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अभी जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हुए, थांडाइक हुए, उन्होंने जो प्रयोग किए जानवरों पर प्रयोग किए, है ना। तो अभी हम बच्चे को बताते हैं कि ये बिल्ली है या फिर, तो वो बच्चा क्या करता है, उसको एसिमिलेट करता है, या संबंध परिवर्तन का नियम उसी तरह से उसने बिल्ली को देखा है ना। तो जब वो बड़ा होता जाता है तो उनमें दोनों में डिफरेंट करने लगता है। तो वही है कि यानी कि संबंधित परिवर्तन का नियम कि पूर्व ज्ञान से थोड़ा सा जोड़ लें, या जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं उससे मिलती जुलती किसी चीज़ से रिलेट कर देना उसको, तो उसी को बोलते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये थे हमारे गॉड नियम जो थांडाइक ने दिए थे। ये सीखना यानी कि हमारा जो लर्निंग होती है इन सारे नियमों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब आ जाता है, अभी हमने देख लिया कि अधिगम क्या होता है, ठीक है। अधिगम के आपका कैसे कैसे उसके जो नियम दिए थे थांडाइक ने वो पढ़े हमने। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि सीखने के वक्र एवं पठार। तो अब क्वेश्चन आता है कि वक्र होता क्या है। सीखना हमने देख लिया, सीखना क्या होता है, लर्निंग है, जो हम सीख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो वक्र क्या होता है, वक्र प्रत्येक प्राणी में जन्म से लेकर कुछ भी सीखता है तो उस सीखने की गति हमेशा एक सी न रहती है, तो कभी तो तेज हो जाती है या कभी कम होती है, और उसको हम जो ग्राफ पर दिखाते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। यानी कि बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कभी तो बहुत तेजी से सीख रहा है, कभी क्या हो गया कि चाहे तो वो थकान हो गई या कोई और भी रीज़न हो सकता है, तो वो क्या होता है उसकी गति धीमी हो जाती है। तो इसी जो उसकी सीखने की जो गति है उसको हम ग्राफ पर दिखा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीखने का वक्र, ठीक है। तो वही यहाँ पर डेफिनेशन के द्वारा बताया गया है कि वक्र प्रत्येक प्राणी के जन्म से लेकर कुछ भी जो भी वो सीख रहा है, यानी कि उसका जन्म हुआ और जो कुछ भी उसने सीखा है ना, तो कभी वो तेजी से सीख रहा है, कभी वो धीमी गति से सीख रहा है, तो उसी गति को हम दर्शा रहे हैं, किस पर, ग्राफ पर दर्शा रहे हैं कि कहाँ तेजी हो गई, कहाँ कम हो गई, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीखने का वक्र बोलते हैं। अब आ जाता है, अब कितने प्रकार के वक्र होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा उन्नतोदर वक्र, या जिसको हम नकारात्मक वक्र भी बोलते हैं, या फिर हम उत्तल वक्र भी बोलते हैं। ये किसी भी नेम से आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये तीनों ही नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस वाले वक्र में क्या होता है कि जब बच्चा प्रयास कर रहा होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, हम प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो हमारी गति क्या होती है,
तेज होती है। कोई चीज़ है, अभी हम नया नया कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर एकदम उत्साह होता है कि हमें ये करना है। तो क्या है कि देखिए इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये वाला वक्र ऐसे बनेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या था कि हमारी गति एकदम से तेज गई, फिर क्या हो गया, अचानक से वो नीचे आ गई, यानी कि बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, वो नीचे आ गई। यानी कि आप तेजी से बच्चा स्टार्टिंग में सीख रहा था, फिर क्या हुआ, धड़ाम से नीचे। यानी कि जो भी उसने सीखा, फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पर बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा है, यानी कि जो भी उसकी सीखने की गति है वो एकदम डाउन हो गई है, ठीक है। तो उसी को हम कौन सा वक्र बोलते हैं, यानी कि नकारात्मक, अगर जहाँ पे भी जो भी अगर नकारात्मक शब्द आ गया है ना, तो आपको याद रखना है वो आपका कौन सा वक्र होगा, उन्नतोदर वक्र होगा या नकारात्मक वक्र होगा, ठीक है। इसको हम घटनाशील वक्र भी कहते हैं। घटनाशील यानी कि वो घटना के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। क्या हो गया ये, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम घटनाशील वक्र भी बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे आपको देखना है कि जहाँ पर भी गति क्या हो रही है, तेज होने के बाद सीधे घट रही है ना, तो वह बस आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं देखना है। आपको अगर नकारात्मक शब्द आपको कहीं मिल रहा है कि गति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया या बिल्कुल नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आपको समझ लेना है कि वो वक्र कौन सा होगा, नकारात्मक वक्र होगा। यानी कि बच्चा पहले तो सीख रहा था, लेकिन एक सीमा पर आकर क्या हो गया, या तो उसे थकान हो गई या कुछ भी हो गया, कोई भी रीज़न रहा हो, उसकी गति क्या हो गई, एकदम स्टॉप हो गई, यानी कि एकदम सीखते सीखते बच्चा कैसे नीचे आ गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र बोलते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट फिर आ जाता है आपका दूसरा होता है नतोदर या सकारात्मक वक्र, या जिसको हम अवतल वक्र भी कहते हैं, ठीक है। इस वक्र में क्या होता है कि ये बता रहा है हमें, समय और प्रयास के साथ अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है। जितने प्रयास बढ़ेगा सीखना, उतना ही उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। अब देखिए पहले वाले वक्र में हमने क्या पढ़ा था कि बच्चे ने स्टार्टिंग में तो खूब अच्छी प्रगति करी, लेकिन उसकी गति बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो धड़ाम से नीचे आ गया, यानी कि उसकी गति का एकदम से गिर गई। लेकिन इस वक्र में क्या हो रहा है कि समय और प्रयास के साथ गति क्या है, पहले तो धीमी थी, मान लीजिए हमने इस तरीके से बनाया, पहले तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे, फिर ये थोड़ी सी बढ़ी, फिर एकदम से ऊपर चली गई, है ना। तो यानी कि क्या हो रहा है कि पहले बच्चा जो प्रयास कर रहा था उससे क्या हुआ कि थोड़ी बढ़ी, पहले स्टार्टिंग में इतनी तेज़ नहीं थी, मतलब ठीक ठीक वो चल रहा था उसकी गति सीखने की, फिर अचानक से एक टाइम ऐसा आया कि वो बच्चे की गति एकदम से ऊपर चली गई, यानी कि एकदम से बढ़ गई है। तो यानी कि वर्धन हो रहा है, बढ़ रही है आगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका होता है नतोदर या सकारात्मक वक्र, यानी पॉजिटिविटी हो रही है ना, कि स्टार्टिंग में तो कम थी लेकिन आगे से फिर तेज़ी से बढ़ने लगी, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलेंगे नतोदर या सकारात्मक या अवतल वक्र। क्लियर हुआ। ये एग्जाम में आपके नतोदर भी आ सकता है और सकारात्मक भी आ सकता है, बस आपको याद रखना है नकारात्मक है वहां पर घट रही है और सकारात्मक में वहां पर क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। अब आ जाता है तीसरे नंबर पे आता है आपका मिश्रित वक्र या एस प्रकार का वक्र, ठीक है। अब जो आपका ये मिश्रित वक्र होता है, ये क्या होता है कि इसमें जो बच्चे की सीखने की जो गति होती है वो कैसी होती है, मिली जुली होती है, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का मिला जुला जो रूप होता है उसी को हम बोलते हैं मिश्रित वक्र, यानी कि एस प्रकार का वक्र, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बच्चे की गति कभी तो धीमी हो जाएगी, कभी तीव्र हो जाएगी, है ना, यानी कि मिला जुला रूप चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बढ़ती जा रही है या फिर बहुत कम हो गई है, एकदम डाउन हो गई है, बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है ना। बट इसमें क्या होगा, ये भी इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, यानी कि एस प्रकार का वक्र कभी पूछ लिया जाता है कि एस प्रकार का वक्र कौन सा होता है, ठीक है, या मिश्रित वक्र आपका कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों का जो मिला जुला रूप होगा वही हमारा क्या कहलाता है, मिश्रित वक्र या एस प्रकार का वक्र कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, अब अधिगम वक्र जो है उसकी एक डेफिनेशन आ जाती है, कई बार एग्जाम में आई है, जो स्किनर ने बोला था, उन्होंने कहा था कि अधिगम वक्र किसी भी दी गई किसी क्रिया में व्यक्ति
में उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शित करता है। वही मैंने आपको बताया कि वक्र क्या होते हैं, कि जो बच्चा सीख रहा है उसकी गति क्या हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, उसको हम एक ग्राफ पर दिखा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। वही यहाँ पर हमें स्किनर ने बताया है कि जो बच्चा जो भी सीख रहा है उसकी जो भी गति हो रही है, चाहे वो धीमी हो चाहे वो तेज हो या फिर मिली जुली हो, दोनों का उसको हम ग्राफ पर दिखा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित वक्र। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अभी हमने पढ़ा कि अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, फिर हमने देखा कि अधिगम की हमने कुछ डेफिनेशंस देखी उसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए, ठीक है। अधिगम के हमने नियम पढ़े जो थॉर्नडाइक ने दिए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम हमने पढ़े कि कैसे कैसे अधिगम इफेक्ट करता है, कौन कौन से कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। अब हम इसके कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो अधिगम को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अधिगम यानी कि सीखना। ऑब्वियसली मैंने बताया है कि एक हमारे फिलोसफर हुए थे अरस्तु, उन्होंने क्या कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि जब आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही होगा ना, तभी ना आप सीखने के लिए तैयार रहोगे। या फिर आप बीमार हो और मैं आपको कुछ सिखाने लग जाऊं और आपको पेट में दर्द हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है और मैं आपसे कहूँ कि ये सीखो, आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो यानी कि अधिगम के लिए आपका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि कोई भी चीज़ आप सीखने जा रहे हो तो आप फिजिकली और मेंटली, या फिर मान लीजिए कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है या आप बहुत ज़्यादा टेंस हो और मैं आपसे कुछ पढ़ने के लिए बोल दूं या कुछ करने के लिए बोल दूं, तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे और ना ही आप कुछ उसमें सीख पाओगे, ना आपकी लर्निंग बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो वही बताता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से अधिगम सीखने के लिए, कुछ भी लर्निंग करने के लिए आपका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी था। और वो जो कथन था अरस्तु का, वो यहाँ पर बहुत फिट होता है कि यदि आपका शरीर स्वस्थ होगा तो उसी में आप मस्तिष्क की भी एक अच्छे मस्तिष्क का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीज़ आपके लिए अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है आपका मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। मैच्योरिटी अधिगम के लिए जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है कि मैच्योरिटी आती जाती है, ठीक है। तो अधिगम को मैच्योरिटी भी प्रभावित करती है। मान लीजिए अभी मैं छोटे बच्चे से, अब छोटा बच्चा है और उसको बहुत ऐसा बड़ा कंटेंट पढ़ाने लग जाऊं या कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी विषय वस्तु दे दूं जो वो नहीं कर पाता है, तो यानी कि मैच्योरिटी एक लेवल पर आकर उस चीज़ को हम कर सकते हैं ना, कि अभी हम बच्चे से कहते हैं कि वो ऐसा काम करे जो बड़े करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो यानी कि मैच्योरिटी आपके अधिगम को प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, तीसरा है आपका सीखने की इच्छा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप रेडी हैं किसी चीज़ को करने के लिए, है ना, तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी से सीखोगे, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो विलिंग यानी कि आपकी विल पावर होगी कि हाँ मुझे ये करना ही है, हाँ मुझे यूपी टेट सी टेट को क्वालिफाइड करना है, तो आपकी विल पावर जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जितना आपको सीखने के आप इच्छुक होगे, जितनी ज़्यादा आपके अंदर लगन होगी, उतनी ही जल्दी आपको अपने गोल को प्राप्त कर लोगे, ठीक है। यानी कि सीखने की इच्छा भी आपके लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है आपकी प्रेरणा। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा, जितना आप ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो ना किसी को देख के, जितनी ज़्यादा आपके अंदर प्रेरणा होती है, आपने देखा कि किसी का रोल मॉडल होता है, कोई टीचर होता है, वो देखता है कि सर मुझे भी इनकी तरह बनना है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा आप मोटिवेटेड होते हो किसी चीज़ को लेकर, है ना, जितना ज़्यादा आपके अंदर प्रेरणा होती है कि मुझे ये करना है या मुझे ये एग्जाम क्वालिफाइड करना है या मुझे IAS बनना है या जो भी बनना है, तो उसके जितनी ज़्यादा आपके अंदर प्रेरणा होती है, आप उतना ही जल्दी क्या करते हो, अधिगम आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपकी जो विषय सामग्री है उसका स्वरूप, यानी कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। हाँ, आपके अधिगम को ये भी प्रभावित करता है, आपकी जो विषय वस्तु है वह कैसी है। अगर मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हम टीचिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, रोचक नहीं है या इंटरेस्टिंग नहीं है, या जो भी हम टॉपिक जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग टाइप का है, तो बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे और वो क्लास भी क्या होगी, बोर होगी, बोरिंग क्लास हो जाएगी। तो यानी कि जो भी आप, चाहे वो टीचर है या कोई भी है, तो जो भी कंटेंट जो लेकर आ रहे हो ना बच्चों के सामने, वो कैसा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, जिससे कि इंटरेस्ट होना चाहिए। अब आजकल क्या होता है कि हम किताबी मतलब जो रट्टाफिकेशन होता है, किताबों में जो पढ़ा होता है वही अगर हम उसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हैं ना, तो उससे क्या होगा, हमारा अधिगम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है, यानी कि हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट है आपका सीखने का उचित वातावरण।
ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि सीखने का उचित वातावरण स्कूल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि क्लासेस कितना मतलब शांत होती हैं, है ना। तो सीख आप तभी पाओगे, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, तो आपकी लर्निंग क्या होगा, आपका जो थोड़ा आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाएगा, आप उस जो चीज़ पे फोकस करना है आप नहीं कर पाओगे। तो यानी कि जो सीखने के लिए जो एटमॉस्फेयर होगा वो कैसा होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, शांत मतलब शांत होना चाहिए, जिससे कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हो या जो भी सीखने का प्रयास कर रहे हो उसको आप कर सको। यानी कि जो भी जैसा भी वातावरण है, तभी आपने देखा होगा जो स्कूल्स कॉलेज होते हैं वो थोड़ी ऐसी जगह पर होते हैं जो भीड़ भाड़ इलाकों से थोड़ा दूर होते हैं, है ना, जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, जिससे कि बच्चा अच्छी तरीके से इस चीज़ को सीख सके। नेक्स्ट है आपका शारीरिक और मानसिक थकान। क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक समय सीमा पर आकर बच्चा क्या हो जाता है कि उसको थकान हो जाती है, ठीक है। अभी हम मान लीजिए सीख रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि माइंड भी तो एक क्या ह्यूमन ब्रेन होता है, उसकी भी एक सीमा होती है ना। एक समय पर आकर हम पूरा दिन काम कर रहे हैं, मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक हम लगे हुए हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि हमें शारीरिक और मानसिक दोनों दोनों तरफ से हमें थकान होने लगती है, और उस टाइम पे कोई हमसे कहे कि अभी ये काम कर लो या ये कुछ सीख लो, तो कैसा लगता है, हम सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या होता है कि आपको थकान हो चुकी है, मैम मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से आप बहुत ज़्यादा टायर हो, तो आप इस चीज़ को नहीं सीख पाओगे। तो यानी कि इसीलिए होता है ना कि मानसिक और शारीरिक, यानी कि अगर आप के अंदर कुछ भी ऐसा है जो आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थकान है, आप काम कर करके थक गए हैं, तो उस टाइम पर अगर हम कहें कि लर्निंग हो जाएगी आपकी, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीखने की विधि। बिल्कुल हमारी लर्निंग को जो भी हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं अपने सीखने के लिए, है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हम सीखना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन जो हमने मेथड्स लिए हुए हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है या फिर वो उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी क्या होगी, हमारा जो लर्निंग होगा वो इफ़ेक्ट होगा। क्लियर हुआ? तो यानी कि हमारी लर्निंग कैसी होनी चाहिए, जो हमारी सीखने की विधियाँ जो होनी चाहिए, एक तो जो हमारा जो हमने कंटेंट लिया है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा कुछ रही हूँ, मैं रेडिएशन पढ़ा रही हूँ और मैं आपको पीपीटी या दूसरे उसके एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो क्या हो गया, दोनों डिफरेंट हो गए, तो हम कैसे समझ पाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए कि जो भी आप मैथड्स यूज़ कर रहे हो वो आपके कंटेंट से रिलेट होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका अध्यापक तथा सीखने की प्रक्रिया। कई बार क्या होता है कि टीचर क्लास में होते हैं, वो पढ़ाते हैं, लेकिन उनका वे ऑफ टीचिंग जो होता है वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, या फिर वो जिस तरीके से सीखने की प्रक्रिया, जिस तरीके से वो सिखा रहे हैं, जो भी टीचिंग मटेरियल्स वो यूज़ कर रहे हैं, या फिर उनके पढ़ाने का जो तरीका है, उससे क्या कर रहे हैं कि बच्चों को सीख नहीं पा रहा है बच्चा, है ना। तो यानी कि अगर अध्यापक, क्या होता है कि बच्चा अध्यापक कुछ बता रहा है, टीचर कुछ बता रहा है, लेकिन जो वो अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा है, जो चीज़ वो बताना चाह रहा है वो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं। तो यानी कि अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया भी क्या करती है, आपको प्रभावित करती है। अब सीखने की प्रक्रिया, मान लीजिए मैंने बताया ना कि बच्चे क्या होते हैं, किसी का आईक्यू लेवल बहुत तेज़ होता है, किसी का बहुत कम होता है, और कोई औसत होता है यानी कि एवरेज होता है। तो यानी कि जो हाई आईक्यू लेवल जिसकी होगी वो क्या करेगा, तेज़ी से उस चीज़ को सीखेगा, जिसकी औसत होगी वो सो सीखेगा, और जिसकी कम होगी वो अपना धीरे धीरे सीखेगा। तो यानी कि आपके अधिगम को ये भी प्रभावित करता है, आपकी लर्निंग को। नेक्स्ट है आपकी बुद्धि। बुद्धि ऑब्वियसली अभी जैसे मैंने बताया, आईक्यू लेवल हमारा डिपेंड करता है कि हम चीज़ को कैसे सीख रहे हैं या फिर उसको कैसे लर्न कर रहे हैं। अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसे बहुत जल्दी सीखेगा, ठीक है, और वही अगर उसकी आईक्यू लेवल बहुत कम है तो वो उसको क्या करेगा, धीरे धीरे सीखेगा। तो यानी कि हमारी बुद्धि सीखने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। दूसरा लास्ट पॉइंट है हमारा अभ्यास, यानी कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने कंप्यूटर सीखा या मैंने कुछ और चीज़ सीखी और मैंने फिर उसको क्या किया, स्कूल में पढ़ा, देन आफ्टर देन मैंने घर पर उसका कोई रिवीजन नहीं किया, कोई प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कर कर वो क्या होता है, हमारी माइंड से निकल जाती है। यानी कि बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसीलिए बोलते हैं कि जितना आप अभ्यास करोगे ना, आप उतने ही क्या होते जाओगे, उस चीज़ में अच्छे होते जाओगे, है ना। तो वही है कि आपको लर्निंग के लिए अभ्यास, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो उसका आप क्या करो, घर पर उसको प्रैक्टिस करो उसके, जिससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो आपकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।